आपके पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आंदोलनकारी। बीजेपी या जेएमएम, कौन जनता के सबसे करीब? जेएमएम। सबसे बड़ी रुकावट आपके खतियान मुद्दे को लागू करने में? केंद्र सरकार। झारखंड का असली मुद्दा बेरोजगारी या पहचान? पहचान। एक नेता जिसे आप टाइगर जयराम महतो के अलावे झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चतुर मानते हैं और पसंद करते हैं? अमित महतो। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? आश्वासन। आज से राजनीति छोड़नी पड़ जाए तो क्या करेंगे? शिक्षक या वकील बनेंगे। जनता को बरगलाने वाला सबसे कॉमन वादा? झूठा वादा। नमस्कार, स्वागत है आपका विनीत शर्मा टॉक्स में। और आज हम आपकी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनके पार्टी का पूरे झारखंड में जबरदस्त नाम है, जिनकी पार्टी के जो सुप्रीमो है उनको हर एक राजनीति के गलियों का और हर गली का बच्चा बच्चा जानता है, जिनका नाम है टाइगर जयराम महतो। और उनकी पार्टी के रामगढ़ जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी से हम आपका आज परिचय कराते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका विनीत शर्मा टॉक्स में। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं झारखंड में तेजी से और चर्चित चेहरे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के रामगढ़ जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी से। हमारे साथ मौजूद है देवानंद महतो और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जेएलकेएम के रामगढ़ जिला अध्यक्ष देवानंद महतो जी। देवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीत शर्मा टॉक्स में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। आपके सभी चाहने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों को झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। देवानंद जी, विनीत शर्मा टॉक्स में हम आपसे आपके राजनीतिक परिचय, आपके सफर का जो आपने छात्र से लेकर राजनीति तक पहुंचने के बीच में किया, और जो आपके जेएलकेएम का उद्देश्य है, जो आपके टाइगर जयराम महतो की जो राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, 1932 खतियान, नियोजन नीति, और आपके पार्टी और आपके ऊपर जो लगे तमाम गंभीर आरोप प्रत्यारोप हैं, आपके उद्देश्य, मिशन, विजन है, उन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विनीत शर्मा टॉक्स में पॉडकास्ट को। ठीक है जी जी। सबसे पहला सवाल हम आपसे आपकी निजी सवाल को करेंगे। सबसे पहला सवाल, देवा जी, छात्र से राजनीति तक के सफर में आप कैसे पहुंचे और सबसे पहले आपकी शिक्षा कहां तक की है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मेरा कीमती समय निकाल कर इंटरव्यू लेना उचित समझा। मेरा परिचय, मेरा नाम देवानंद कुमार महतो है। मेरी पढ़ाई पीजी राजनीति शास्त्र से है, बीएड है और अभी एलएलबी लास्ट सेमेस्टर बाकी है। उसके बाद जब हमने रांची यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए गया और मैंने पीजी में नामांकन कराया, तो वहाँ की जो व्यवस्था और राजधानी में आए दिन प्रतिदिन जो छात्रों का आंदोलन देखते थे, तो एक बार करीब से झारखंड की राजनीति समझने का प्रयास किए। उसी समय छात्र राजनीति में प्रवेश किए और विश्वविद्यालय में जो आधारभूत संरचना थी, जहां पर ना बाथरूम ढंग से था, सेशन लेट था, टीचर लोग का मनमाना था, ये सब देखे और सवाल मन में आया कि क्यों ना विद्यार्थियों के लिए कुछ किया जाए। उसी समय छात्र संघ का चुनाव भी लड़े थे और जब छात्र आंदोलन करते थे विभिन्न नियोजन को लेकर, जेपीएससी को लेकर, बहुत तरह का पेपर लीक को लेकर, तो उस समय मन में आया कि झारखंडियों के लिए कुछ करेंगे और उसी समय छात्र हित से जुड़े और छात्र राजनीति में आए। देवा जी, आपने इतने उच्च स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजनीति में कदम क्यों रखा? शिक्षा लेने के बाद जब राजनीति की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय यही हुआ कि यहाँ अगर हम चाहेंगे तो जगह पर पहुँच जाएंगे। वैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो कम समय के लिए तैयारी करते हैं और उनके साथ अन्याय होता है, उनको जब नियोजन नहीं मिल पाता है, उनके पक्ष में कोई नीति नहीं है, तब मन में सवाल आया कि मैं तो अपना जीवन यापन किसी भी प्रकार से करने में सक्षम हूँ, लेकिन जो अन्य लोग जिनका सिर्फ आश्रित जो नियोजन के लिए हैं, जिनको एक अच्छी सी निजी या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना है, उनके साथ गलत नीति का शिकार हो रहे हैं। तो सोचे कि हम लोग का जो नेता है, हम लोग के जो सरकार बने हैं, सब आज ना 25 साल होने वाला है अभी के झारखंड में, और उस समय 20 साल होने वाला था। युवा ठगा महसूस हो रहा था, उनको नियोजन नहीं मिल रहा था, तो सोचे इन लोग के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। तब हमने राजनीति में प्रवेश किया। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद चलिए आप राजनीति में आ गए। राजनीति में बहुत सारे दरबार खुले हुए थे, केंद्र की पार्टी थी, राज्य स्तर पे कई पार्टी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने टाइगर जयराम महतो जो उस टाइम
किसी विधायक के पद पर आसीन नहीं थे, एक सामान्य युवा लीडर थे, आपने उनके साथ ही जुड़ने का काम क्यों किया? हम लोग रांची में आए दिन आंदोलन देखते आ रहे थे और उसी दरमियान सरकार के द्वारा निकलता है नोटिफिकेशन और यहाँ के जो क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ के जो जनजातीय भाषा है, उनको दरकिनार करते हुए उड़िया, बांग्ला, मगही, भोजपुरी को यहाँ पर लाद दिया जाता है और हम लोग के भाषा को छिपाने का कोशिश किया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग की पहचान पर सवाल उठ गया था, तो हम लोग सोचे कि अगर जयराम दास जो आवाज़ उठाए उसका अगर हम लोग का साथ नहीं देंगे तो हम लोग का आने वाला पीढ़ी हम लोग का कभी माफ़ नहीं करेगा। यहाँ पर जो सरकारें कायम हुई थी या जो सरकारें अब तक जितने बनी थी, सबने झारखंडियों को ठगने का काम किया था। 20 सालों तक यहाँ का स्थानीय नीति नहीं बन पाना, यहाँ का नियोजन नहीं नीति बन पाना, कहीं ना कहीं उनमें अशिक्षा या विजन का कमी नजर आया। लेकिन जब टैगार जयराम महतो का हम लोग बात सुने, उनका विचारधारा हम लोग सामने से देखे, मिले, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग सोचे कि उनको साथ देना है और जयराम दा को हम लोग पूरा साथ दिए और आगे भी साथ देंगे। मान लीजिए आपने बताया कि टाइगर जयराम महतो के साथ आप क्यों जुड़े। मान लीजिए कि अगर झारखंड की राजनीति में जयराम नाम के चेहरे का उदय नहीं होता, जेएलकेएम पार्टी का गठन नहीं होता, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता? राजनीति में आप कौन से पार्टी को चुनते? फिर हम राजनीति उस समय नहीं सोचते, उस समय अपने कैरियर पर ध्यान देते और अभी जब वो ऑप्शन आता तो बाद में देखा जाता। पहले मेरा टारगेट था कि जीआरएफ करके पीएचडी करने का, उसके बाद हम राजनीति का सोचे थे। मतलब आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी टाइगर जयराम महतो से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कि आपने अपने उच्च स्तरीय शिक्षा, अपने डिग्री और तमाम चीज़ों को एक तरफ रख के और राजनीति के जो टाइगर जयराम महतो के मुद्दे थे उनसे प्रभावित हो गए कि आपने उनके साथ राजनीति में आने का काम किया। जी जी बिल्कुल। और मतलब कोई अगर और अन्य पार्टी में आप बिल्कुल नहीं जाते? अन्य पार्टी में बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि सबने बारी बारी से ठगा था, चाहे यूपीए का सरकार आई हो या एनडीए की सरकार आई हो, सबने झारखंडियों को लूटा था। तो उस समय एक युवा जो कि आंदोलनकारी के बेटे थे और वो भी काफ़ी शिक्षित थे, बहुत मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग भी नौजवान हैं, उनको साथ देना चाहिए। तब उनसे प्रभावित होकर हम लोग राजनीति में कूद गए। टाइगर जयराम महतो ने बहुत बुलंद तेवर पर राजनीति की, युवाओं के हीरो बने और बहुत सारे जन मुद्दे को लेकर उन्होंने झारखंड की राजनीति में अपना जगह बनाने का काम किया। कल का सूरज खुद को कहते थे कि हम कल का सूरज हैं और उनके जितने समर्थक थे आप लोग कहते थे कि आने वाला सीएम टाइगर जयराम महतो है। लेकिन बहुत मजबूत स्थिति आप लोग इख्तियार नहीं कर पाए। डुमरी विधानसभा को आपने जीतने का काम किया, बाकी सब जगह पे जस की तस रह गई। 2019 में कैसी तस्वीर आप टाइगर जयराम महतो की देखते हैं? क्या पार्टी अब आगे मजबूत होता जा रहा है या फिर ढलान की ओर है? और अगर आगे है तो क्या तस्वीर होगी आपके पार्टी की और टाइगर जयराम महतो की? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, जयराम महतो जो हम लोग के अगुआ हैं या हम लोग जेएलकेएम के जो सुप्रीमो हैं, हम लोग यहाँ के भाषा, संस्कृति, पहचान की लड़ाई के लिए हम लोग झारखंड में कूदे थे और जगह जगह पर हम लोग का जनसभा या आंदोलन हो रहा था। लेकिन हम लोग के जनसभा में इतनी भीड़ उमड़ी और सबने निर्णय किया कि जब तक हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे या सरकार में शामिल नहीं होंगे तो हम लोग का बात कोई नहीं सुनेगा। तब हम लोग का राजनीतिक दल की ओर रुख हुआ। उसके बाद हम लोग आनन फानन में थोड़ा हम लोग से भी गड़बड़ी हुआ या कमी हुआ कि हम लोग ज़्यादा सीट में लड़े या जितने भी सीटों पर मेरी पार्टी चुनाव लड़ी, लगभग हम लोग 38 से 40 सीट को प्रभावित किए हैं और आने वाला 2029 में हम लोग बहुमत के करीब पहुंचेंगे। हम लोग का सरकार बनना तय है 29 में। इस बार हम लोग लगभग 3 से 5 सीट में सेकेंड स्थान पर रहे, बाकी मैक्सिमम सीट में थर्ड स्थान पर रहे हैं, जो कि आने वाला समय में जेएलकेएम का समय होगा। और इतना तेज़ी से कोई पार्टी उभरा नहीं है, यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और आने वाला 5 साल के अंदर हम लोग पूरे झारखंड में होंगे और बहुमत के करीब होंगे। अपने आप को कहाँ देखते हैं 2029 में, जहाँ पर आप जयराम को झारखंड का सीएम देखना चाह रहे हैं और कह भी रहे हैं कि होंगे भी, तो आप कहाँ पर होंगे वहाँ पर देवा जी? अगर जयराम दा सीएम होंगे तो मैं चाहूँगा कि निश्चित रामगढ़ का विधायक मैं बनूं और उनको आंकड़ा पहुँचाने में सहयोग करूँ। ये आपके निजी सवाल, पार्टी से जुड़े सवाल।
अब आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी, आपकी पार्टी JLKM और खुद आप पर लगे आरोप प्रत्यारोप के सवाल के सेगमेंट में हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। सबसे पहला आरोप, देवानंद जी, आपकी पार्टी और आपके सुप्रीमो जयराम महतो ने जनता को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि आपका चुनाव का प्रमुख मुद्दा था 1932 खतियान लागू करना और 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को लागू करना। क्या हुआ? वह सिर्फ और सिर्फ नारा था या फिर आपने जनता को बरगलाने के लिए, वोट अपने खाते में इकट्ठा करने के लिए इस तरह का चुनावी मुद्दा मार्केट में उतार दिया था? जी बिल्कुल नहीं। जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो ने गुमराह किया है, उनका बात बेबुनियाद है, आरोप निराधार है। हमने झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के बात किया है, जबकि वो खतियान आधारित हम लोग का स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मांग है, जबकि 1932 आधार बनाने का हम लोग का मांग है। और वो आधार जिन जिन जिला में 1932 में सर्वे हुआ वहाँ पर 32, 64 या जिन जिलों में अंतिम सर्वे जो हुआ वो हम लोग का निर्णय है कि अंतिम सर्वे जहाँ पर हुआ है उसके आधार पर नियोजन नीति और स्थानीय नीति बने। हम लोग जनता को बिल्कुल गुमराह नहीं किए हैं और ये हम लोग का मांग टाइगर जयराम महतो सदन में भी उठाए हैं कि स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बने, नियोजन नीति खतियान के आधार पर बने। ये हम लोग का मांग अभी भी कायम है। हम लोग बिल्कुल झारखंड के जनता को गुमराह नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे। बीते दिन हमने पॉडकास्ट के सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी के नेता और हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटू से बात किया था। आपके मुद्दे पर हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि आपके टाइगर जयराम महतो ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। 1932 के नाम पर आपने सिर्फ अपने वोट बैंक को बनाने के लिए एक झूठा एजेंडा तैयार करने का काम किया है। उन्होंने आपसे पूछा है कि अब क्या हुआ 1932 खतियान का? उन्होंने पूछा है कि खतियान कहाँ गेलो? 60-40 का आप नारा देते थे, का भेलो होकर 60-40 केने गेलो? जो भी सांसद प्रतिनिधि ने जो भी सवाल किए हैं या जो भी वो आरोप लगाए हैं, उनको मैं कह देना चाहते हैं कि आपका पार्टी अभी विपक्ष में है। आपका पार्टी स्थानीय नीति को लेकर क्या किया है और आज तक बीजेपी कितना हम लोग से झूठा वादा किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनका 15 लाख 2 करोड़ नौकरी झारखंडियों के लिए स्थानीय नीति आज तक वो 18-20 साल शासन में रहे, क्यों नहीं बना पाए? आज तक नियोजन नीति वो क्यों नहीं बनाया? उनका तो सिर्फ एजेंडा यही रहा है कि झारखंड के खनिज को लूटकर दिल्ली में, बम्बई में, विदेश में भेज देना है और झारखंडियों अंधार में रहे कि कहाँ रहे, नदी नाला में रहे, कोई मतलब नहीं। बीजेपी तो हमेशा यहाँ से संशोधन, यहाँ से जितना भी हम लोग का दोहन है खनिज का करके वो विदेश भेज दिए हैं। भारत का कोना कोना में झारखंड का कोयला जा रहा है, लेकिन झारखंडियों के लिए क्या किया है बीजेपी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। 1932 खतियान ही सबसे बड़ा मुद्दा है आपके राजनीति का, ठीक है, आपके पार्टी का। आपको मालूम था कि हेमंत सोरेन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार जब आई, कैबिनेट में भी पास कर दी, विधान सभा में भी पास कर दी, उसके बावजूद भी उस टाइम के जो तत्कालीन राज्यपाल थे रमेश बैस ने इस विधेयक को वैधानिक नहीं करार देते हुए इसको वापस कर दिया। आप जबकि जानते थे कि पूर्ण बहुमत वाली हेमंत सोरेन की सरकार इसको पास नहीं करवा पाई, तो फिर टाइगर जयराम महतो जो एक ना विधायक थे ना किसी सीट पर जीते हुए थे, वो कैसे इसको पास करवा पाते? तो कैसे आप गुमराह नहीं कर रहे थे जनता जनार्दन को और कैसे आपने गुमराह करने का काम नहीं किया है? इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का सटीक सा जवाब यही है, क्या जयराम महतो सरकार में है? क्या जयराम महतो बहुमत में है? जयराम महतो ने ये वादा करके चुनाव लड़ा था कि हम बहुमत में होंगे, हम सरकार में होंगे, तब हम 1932 या खतियान आधारित या स्थानीय नीति या नियोजन नीति बनाएंगे। अब एक अकेले से कहीं अगर सरकार चलता होगा राज्य में, किसी भी देश के राज्य में, तो आप बता दीजिए। ये बिल्कुल गुमराह करने का कोई काम नहीं किया गया है। और रही बात जो उस समय के वर्तमान तत्कालीन राज्यपाल ने जो
जो विधेयक को लौटाने का काम किया था उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अड़चन थी। उसके बाद जो राज्य की सरकार थी, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार मिल के जो गठबंधन में पूर्ण बहुमत थे, लेकिन उन्होंने दोबारा उस चीज़ को नहीं भेजा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार भी दोषी है। अगर उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करने को कहा गया था तो इन लोग दोबारा उसमें प्रयास नहीं किया और केंद्र का अपना विफलता दिखाया और केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया और स्थानीय नीति को छोड़ दिया। चलिए, रमेश बैस संवैधानिक पद पे उस दरमियान तत्कालीन राज्यपाल थे। उन्होंने अगर किसी चीज को, किसी विधेयक को सरकार का वापस कर दिया तो उसमें बहुत तर्क दिया होगा उन्होंने। देखिए, उनके तर्क को हम बताते हैं। ये एक बीबीसी और प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि दैनिक भारत राज्य भवन की ओर से विधेयक की समीक्षा के बाद कई बातें स्पष्ट की गई। राज्य भवन की ओर से विधेयक की समीक्षा के क्रम में कई बातों का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में सामान्य अधिकार प्राप्त है। साथ ही संविधान की धारा 16/3 के अनुसार मात्र संसद को यह शक्तियां प्रदत्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाए। राज्य विधानमंडल को यह शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो फिर मान लीजिए कि आपकी बहुमत आ भी जाएगी, आपके टाइगर जयराम महतो साहब मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे, तो आप भारत देश के संविधान के विपरीत जाकर तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते ना 1932 को। आपको बता देना चाहते हैं जो हम लोग का मौलिक अधिकार, हम लोग का जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 16 जो नियोजन की बात करता है, उसमें आप अनुच्छेद 16 का 4 में जाके देखिए, वहां पर आरक्षण को बढ़ाकर राज्य के हित में कल्याण करने के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए वहाँ का जो तय सीमा है उसको बढ़ाने का भी वहाँ पर दिया गया है। उसमें राज्य चाहेगा तो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, उसके नियोजन के लिए वो नियम बना सकता है जो कि 70 से 75% तक या तो 60 से 70% तक यहाँ के लोगों को सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन आज तक यहाँ पर किसी ने उस तरह का अध्ययन नहीं किया है और यहाँ के लोगों को 10-20% नियुक्ति होता है और 70-80% उल्टा बाहरियों को होता है। ये भी तो कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि राज्यपाल महोदय ने इस विधेयक को वापस करने का काम किया, ठीक है, तो कानून है ना कि आप इस चीज को चुनौती देकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो क्या टाइगर जयराम महतो या फिर उनकी पार्टी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया, जो आप हमसे ये दलील दे रहे हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ जाएगी, जब हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, मान्यवर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसा कि हेमंत सोरेन साहब थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके विधेयक को वैधानिक करार नहीं देते, वो वापस कर दिया गया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं, हेमंत सोरेन के पास विजन ही नहीं है कि वो झारखंडियों का भला करे। नहीं तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार के होने के बावजूद, उनके इतने बड़े बड़े सलाहकार, पीए अधिकारी, सचिव सब होने के बावजूद अगर उनकी इच्छा रहता तो झारखंड को लूटते नहीं देखते। वो विजन लेस आदमी है, वो अनुकंपा वाले आदमी है, सोने के चम्मच से पैदा हुए हैं, उनको झारखंड से कोई मतलब नहीं है। उनका पिताजी आंदोलनकारी थे, वो जानते हैं कि झारखंड किस दर्द से हमने लिया है, लेकिन ये दर्द उनको नहीं पता है। बहुत तरीके हैं झारखंड को बचाने का, सिर्फ स्थानीय नीति ही नहीं, आप भाषा के नाम पर भी रोक सकते हैं, आप नियोजन खतियान के आधार पर भी दे सकते हैं। आप यहाँ के स्थानीयों के लिए आप क्या कदम उठाए हैं? कुछ नहीं कदम उठाए। हम लोग अगर सरकार में आएंगे, हम लोग हर वो प्रयास करेंगे जिससे झारखंडियों का भला हो, जो यहाँ पर निवास कर रहे हैं उनका कैसे भला हो, उनके लिए हम लोग कदम उठाएंगे। आप पर यह भी आरोप है ना, और आप पर क्या, आपके सुप्रीमो महोदय के ऊपर में आरोप है कि टाइगर जयराम महतो जबरदस्त एग्रेशन में काम करते हैं। टाइगर जयराम महतो ऊर्जा पुर्जा, गुर्दा गुर्दा, इस तरह के अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं, गालीबाज की छवि के रूप में उनका चेहरा सामने आता है। ये लोगों का आरोप है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये सही है या गलत है? यह आरोप बिल्कुल गलत है। अभी का युवा 25 साल 30 साल से जो झारखंड को लूटता देख रहा है, उसके मन में अगर अग्रेसर नहीं आए तो वो आदमी नहीं है। अगर मेरे सामने, नज़र के सामने घाटो है, कर्मा है, कुज्जू है, तोपा है, इधर गिद्दी है, सब जगह आप देखिए रात को कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है, लोग मजदूर दब के मर जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है?
इसमें अग्रेसर नहीं आएगा तो क्या होगा? मेरा विद्यालय है, महाविद्यालय है, सदर अस्पताल हो या रिम्स हो, कोई भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, वहाँ पर जर्जर स्थिति है, नर्स नहीं है, डॉक्टर है तो छत नहीं है। ये क्या है? युवाओं में अगर अग्रेसर नहीं आएगा तो क्या आएगा? ये आरोप बिल्कुल गलत है। तो हम लोग भी अग्रेसन में हैं। एग्रेशन के साथ साथ गालीबाज भी बनेंगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी करेंगे। आप पर भी देवा जी आरोप है कि आपने भी रामगढ़ में ऐन चुनाव के वक्त में अपने ही पार्टी से जुड़े हुए पंकज महतो के साथ में गाली गलौज करने का काम किया था और वो मामला थाने तक पहुंचा था। क्या कहेंगे उस पर? क्या मामला था? पहुंचा था तो थाना क्यों नहीं कार्रवाई किया मेरे ऊपर? थाना क्यों नहीं कार्रवाई किया अब तक मेरे ऊपर? गाली बकेंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्यों नहीं बकेंगे? आदमी कितना सहनेगा, कितना सहनशील बनेगा? हम लोग आज तक 30-32 साल के युवा के लड़का समाज बदलने निकले हैं, और अगर किसी को समझाते समझाते सारा कुछ सामने रखने के बावजूद हम लोग को नाम बदनाम करने का कोशिश करेगा तो कभी ना कभी हम लोग से भी मुंह से गलती हो जाता है, गाली तो निकल ही जाता है। अब पंकज महतो मेरे ऊपर जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए, मेरे बारे जो अनर्गल बयानबाजी किए, मेरा नाम को खराब करने की कोशिश किया, हमने उनको बार बार समझाया। हमने तो उसको कभी नहीं सवाल किया कि आप 5-6 स्कॉर्पियो कैसे लेके घूमते हैं। अगर मेरा एक स्कॉर्पियो बाबूजी या मेरा भाई मिलके ले दिया तो उसमें उसको क्या दिक्कत है? मेरे बारे वो उल्टा पुल्टा क्यों करेंगे इधर उधर बात? क्या मामला था? वो क्या बोले थे? वो बहुत तरह का आरोप लगाया कि आपने सीट बेच दिया, ये डमी कैंडिडेट को टिकट दे दिया, आपने बिहार फाउंड्री का आंदोलन बेच दिया। जबकि कोई भी निर्णय संगठन मीटिंग करके या चर्चा परिचर्चा करके कोई भी आंदोलन तय करता है, लेकिन पंकज महतो जब से हम लोग के पार्टी जुड़े लोगों का तोड़ने का काम किया। उन्होंने ना जिला अध्यक्ष का सुनता था, ना ही केंद्र अध्यक्ष का सुनता था। तो वैसे लोगों को कितना भी समझा लीजिए वो लोग समझने वाला नहीं है। लास्ट में हमने बहुत उनको समझाने के बाद जब वो मेरा फ़ोन नहीं उठाने लगे और एक बार रिसीव किए, तब हमने आवेश में गाली बका है, जो मेरा गलती था। बहुत अच्छी बात, गलती एक्सेप्ट किए, मतलब अच्छी बात। अभी देश के महाराष्ट्र में एक मामला चल रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोगों के साथ में दोहरा भेदभाव करने का, मारपीट करके उनको भगाने का और उनके व्यवसाय से उनको हटाने का। तो इस संदर्भ में आपका क्या राय है? क्या होना चाहिए और क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ये जो मारपीट के अन्य राज्य के लोगों को भगाया जा रहा है मराठी और भाषा के नाम पर, ये कतई उचित नहीं है। हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार कहता है, अनुच्छेद 19, 3, 4, 5, 6 में स्पष्ट दिया गया है कि भारत के नागरिक कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी जाके रोजी रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी जाकर घर बना सकते हैं। इस तरह की हम लोग का संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर महाराष्ट्र इस तरह जबरदस्ती, मतलब जो मराठी नहीं बोल रहा है उसको मार दिया जा रहा है, झारखंडी जो वहाँ जाके बसा है या यूपी बिहार कहीं का भी लोग काम कर रहा है, उसको भाषा के नाम पर आप लड़ाई कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। हम लोग उसका विरोध उस समय करेंगे जब वो कुछ गलत करेंगे या किसी तरह का यहाँ के लोग जाके वहाँ पर तोड़ फोड़ या कोई अमर्यादित काम करेंगे, तब हम उसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन भाषा के नाम पर आप मजदूरी करने वाला को मारपीट कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। मतलब ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारे झारखंड के भाइयों के साथ में हो रहा, गलत हो रहा है? पूरा गलत हो रहा है। मतलब देश में हर राज्य में हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है, मतलब हम देशवासी हैं, राज्यवासी नहीं। हम लोग का भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है, मतलब हम लोग भारतीय हैं। भारत के अंदर कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। उसको हटाने का कानून प्रक्रिया अलग है। अगर आप उसको सरकारी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो आपकी पार्टी पर भी आरोप लगता है कि आप भी बाहरी भीतरी के ही नारे को बुलंद करते हैं और बाहरी भीतरी के ऊपर ही राजनीति करते हैं। संदर्भ जैसे बता दे रहे हैं, आपके टाइगर जयराम महतो जो जब चर्चा में आ रहे थे तो उनका एक नारा आता था, बहुत चर्चित भाषण था कि महाराष्ट्र के कर लागे मराठियन के, राजस्थान के कर लागे राजस्थानियन के, बिहार के कर लागे बिहारियन के, तो झारखंड के करो बाप के लगे का।
जब आपको महाराष्ट्र में हो रही ये व्यथा झारखंडी भाइयों के साथ बुरा लग रहा है, तो ये शब्द को किस रूप में आप देखते हैं? आप पर भी आरोप लगता है कि आप बारी भीतरी करते हैं। देखिए, उनका जो कहना था कि झारखंड ककरो बाप के लागे की, ये बात में उनका कहना है कि झारखंड का एक अपना पहचान होना चाहिए, लेकिन यहाँ झारखंड में कोई पहचान ही नहीं है। यहाँ कोई भी यूपी, बिहार, बंगाल, बिहार का आदमी यहाँ पर राज कर रहा है। यहाँ पर कोई बाउंड्री ही नहीं है, यहाँ पर कोई घेरा ही नहीं है, जो मन सो जहाँ मन तहाँ है। उनका कहने का मतलब ये था कि झारखंड का एक कोई पहचान होना चाहिए कि झारखंडी कौन है। झारखंडी तो सबके बाप का नहीं ना है। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था, लेकिन इसको दूसरा रूप में आपको नहीं लेना है। तो मतलब क्या कहना है आपका? कहना इसमें यही है, आपके रामगढ़ जिले में या फिर झारखंड में हरियाणा के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, असम के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, गुजरात के लोग भी हैं, तो क्या सबको भगा दिया जाए? का आज तक हम लोग किसी को भगाए हैं? किसी बिहारी, किसी भोजपुरी या किसी बंगाली या किसी मराठी, हरियाणा के साथ लड़ाई कभी देखे हैं ऐसा? जैसा महाराष्ट्र में हुआ ऐसा कभी यहाँ हुआ है? हम लोग उसको रोकने का उपाय बताए हैं कि झारखंड का एक विशिष्ट पहचान होना चाहिए कि झारखंडी कौन है। 25 सालों में आज तक कोई पहचान ही नहीं हुआ। इसका लड़ाई हम लोग का है। आज तक तो रामगढ़ में इतने बिहार के लोग हैं, हमने किसी के साथ लड़ाई किया? बंगाल के लोग पुरुलिया में, इधर बोकारो में, धनबाद में आके बसे हुए बिहार के लोग, किसी के साथ मारपीट हुआ? वहाँ तो सरकार क्या जो नियम नीति बनाता है, डीसी का आदेश है कि इन झोपड़ियों को हटाना है, जो गलत तरीके से अवैध रूप से बसा, उन लोग को तो हम लोग हटाए ही नहीं है। डीसी तो आज तक हटा ही नहीं पाया, तो हम लोग मारपीट का कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग का जो मांग था बंगालियों का, झारखंडियों का या बिहारियों का, तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंडी का पहचान होना चाहिए कि झारखंडी कौन है, झारखंडी का स्थानीय नीति क्या है, इसका हम लोग का लड़ाई है। मतलब तय होगा 1932 से? 32 से नहीं, यहाँ का जो निर्णय होगा, चाहे 50 से रह रहे हो, 60 से रह रहे हो, 70 से रह रहे हो, उसका एक कोई कटअप डेट तय होना चाहिए कि यहाँ का झारखंडी कौन है। बाकी हम लोग राज्य के किसी भी व्यक्ति से हम लोग का कोई मतभेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ सब बच सकता है, सब रोजगार कर सकता है। आप सही तरीके से आइए ना, किसी को कोई रोक नहीं है। आप अवैध तरीके से पेपर लिख करके यहाँ का अधिकारी बन जा रहे हैं, अवैध तरीके से आप यहाँ का टीचर बन जा रहे हैं। झारखंड में 10 गो टीचर नहीं है क्या संस्कृत का, लेकिन सब यूपी बिहार का 40 गो भर दे रहे हैं। इन सब चीजों को हम लोग का रोकने का लड़ाई है। बाकी अगर आप मेरे से टैलेंटेड है तो क्यों नहीं आपको, हमें यहाँ का एसडीओ, एसडीपीओ, जेपीओ जो भी बनना बनिए, प्रोफेसर बनिए, सही तरीके से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप गलत तरीके से घुसिएगा, इसका हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी आरोप है कि आप झारखंड के हित की बात करते हैं, झारखंडियों की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो है ना, एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई है और उसी मुद्दे पर और उन्हीं के वोट बैंक पर आप राजनीति करते हैं। यह बिल्कुल कहना गलत होगा। ऐसे देश के सभी राजनीतिक दल को इस तरह का आरोप लगता है। लालू यादव के ऊपर भी लगा था कि वो यादव को देखते हैं। यहाँ पर भीम आर्मी या तो चंद्रशेखर राव उनको बोलता है कि दलित को देखते हैं। बीजेपी के ऊपर भी लगता है कि वो फॉरवर्ड को देखते हैं। हम लोग के ऊपर भी बोला जा रहा है कि नहीं, लोग किसी एक जाति को देखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। मेरे लोकसभा सीट में देखिए, जहाँ आदिवासी का बाहुल रहेगा वहाँ आदिवासी को टिकट दिए हमने, जहाँ मुस्लिम का है वहाँ मुस्लिम को दिए हैं, जहाँ अन्य जाति का वहाँ अन्य को दिए हैं। क्या ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा? जो भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। इधर हाल के दिन में एक मामला हुआ है अशरफ अंसारी वाला, एक हालिया, उसमें एक पोस्टमार्टम हाउस के पास में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के नेता शहजादा अनवर और आपके जेएलके पार्टी के लोगों के बीच में खूब तानातनी हो रहा है। किस संदर्भ में है, क्या जानकारी है? इसकी जानकारी अभी तक तो नहीं मालूम है। अगर आप उसमें पूछिएगा या बताइएगा तो उसके आगे कुछ हम बोल पाएंगे। उस दिन हम एक्चुअली में बोकारो में थे, बस पता चला था कि यहाँ कुछ घटना हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस सबूत या पुख्ता मेरे पास पता नहीं चला कि किस तरह का घटना है। पेपर या किसी वीडियो में ही थोड़ा थोड़ा जानकारी है, बाकी उसका कुछ डिटेल जानकारी। बाघमारा के केसरगढ़ का मामला तो आपको मालूम है, केसरगढ़ खान का। बाघमारा के केसरगढ़ खान मामले में सोशल मीडिया पे तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं कि आंदोलनकारी की छवि वाले, झारखंड में आंदोलन की आग पैदा करने वाले आपके टाइगर जयराम महतो उस मामले पर चुप क्यों है, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? ये कहना सरासर गलत होगा।
हमारे पार्टी के नेता लोग, कार्यकर्ता लोग वहां पर पहुंचे थे और वहां के जो भी मृतक जो दबे थे उनको निकालने की मांग हो रही थी और उनके मुआवजा का मांग मेरा पार्टी ने किया है। टाइगर ने भी ट्वीट करके और वहां जाके लोगों को मैसेज दिया है। इस तरह का घटना कर्मा में भी हुआ था जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। 4 लोग दबे थे और सिर्फ जेल के मालों को चुनकर प्रशासन या किसके आदेश पर किया, जेल के माले 6 लोगों को केस किया जो मेरे कार्यकर्ता थे। बाकी वहाँ बीजेपी के लोग भी गए हुए थे, आसू के भी लोग गए हुए थे, कांग्रेस के भी गए हुए थे, जेएमएम के भी गए थे, लेकिन उन लोग के ऊपर केस नहीं हुआ। ये तो मैं प्रशासन की लापरवाही कहूँ या भेदभाव कहूँ, समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाहती क्या है। आखिरकार आपके आंदोलन और आपके रणनीति बनाने का नतीजा है कि डुमरी में विधायक जयराम महतो बन गए हैं, जीत गए हैं, मतलब विधानसभा में उनकी एंट्री हो गई है। तो क्या टाइगर जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति करेंगे कि कोई भी मुद्दा आया तो विरोध के स्वर को उठा देंगे, या फिर सरकार को कोई सकारात्मक सुझाव देंगे कि राज्य में ये काम इम्प्लीमेंट कीजिए तो अच्छा होगा? क्योंकि अभी मैया सम्मान योजना एक बड़ा मुद्दा है, या महिलाओं को सम्मान देने का, माताओं बहनों को, तो उसमें भी विरोध का स्वर उठा दिए हैं। यह सवाल आपका बहुत अच्छा है विनीत जी कि सरकार मैया सम्मान की बात करती है। हम चाहते हैं कि वह मैया को सम्मान दे, जो विधवा है, जो बुजुर्ग है, जो वृद्धा है उसको सम्मान दे, ना कि 18 साल से लेकर 40-50 साल की लड़कियों को सम्मान दे जो कि गलत उसका उपयोग हो। सरकार अगर 20 लाख महिलाओं को 2500 महीना दे रही है तो आप उसको कैलकुलेट करके देखिए कितना बड़ा राशि होता है। इस राशि से आप अच्छे अस्पताल बना सकते हैं, अच्छा विद्यालय बना सकते हैं, अच्छे रोड बना सकते हैं, आपका अच्छा खेल बन सकता है, पर्यटन क्षेत्र बन सकता है। बहुत ऐसा मुद्दा है जहाँ पर आप मैया सम्मान की योजना को लगा सकते हैं। आपका विद्यालय में पानी नहीं है, आपका विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, आपका विद्यालय में टीचर नहीं है, आपका बच्चों का शौचालय ढंग से नहीं है, प्रिंसिपल का रूम में स्थिति खराब है, क्लासरूम में पानी गिर रहा है, आपका स्वास्थ्य केंद्र में मरीज नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो बेड नहीं है, बेड है तो मरीज का स्थिति खराब है। इन सब का कौन देखेगा? ये मैया सम्मान का हम लोग विरोध करते हैं। ये मैया सम्मान के नाम पर अवैध वसूली राज्य में शुरू हो गया है, गुंडा राज्य बढ़ गया है, माफियाओं का बोलबाला है। अभी प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है। यहाँ हेलमेट चेकिंग के नाम पर, कागज दिखाने के नाम पर लोगों का समय बर्बाद कर रही है और बेवजह तरीके से जिसका सब कुछ होने के बावजूद भी उसको चालान काट रही है। इसका हम लोग कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। देवानंद जी, आप रामगढ़ जिले के जेल कैंप के जिला अध्यक्ष हैं। रामगढ़ जिले की स्थिति क्या है? रामगढ़ जिले में जेल कैंप का जनाधार क्या मजबूत हुआ है? क्या स्थिति है? आंकड़े के साथ बताइए। जी, मैं किसी से यह बात छिपा हुआ नहीं है। हम लोग की पार्टी 2024 का विधानसभा चुनाव में खड़ा हुई थी। मांडू में लगभग 72,000 के करीब थे, रामगढ़ विधानसभा में लगभग 71,000 के करीब थे और बड़का गांव विधानसभा से हम लोग 30,000 के करीब में वोट लाए हैं। और रामगढ़ जिला में हम लोग करीब 2 लाख के आसपास वोटर हम लोग का वोट दिया है और लोग डेली प्रतिदिन हम लोग के संगठन में जुड़ रहे हैं। हाल ही में 20 तारीख को चुम्बा में मिलन समारोह था, वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और आने वाला 24 अगस्त को भी पतरातू में मिलन समारोह कार्यक्रम होगा। वहां पर बहुत दिग्गज नेता अन्य संगठन से छोड़कर हम लोग के साथ शामिल हो रहे हैं और हम लोग का जनाधार दिन प्रतिदिन बढ़त में है और आने वाला दिन हम लोग का रामगढ़ जिला के सभी विधानसभा में कब्जा होगा। चलिए, तो अब हम लोग रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं जिसमें तेज सवाल और एक शब्द में आपको जवाब देना है। तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहला, आपके पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो। आंदोलनकारी। बीजेपी या जेएमएम, कौन जनता के सबसे करीब? जेएमएम। सबसे बड़ी रुकावट आपके खतियान मुद्दे को लागू करने में? केंद्र सरकार। झारखंड का असली मुद्दा बेरोजगारी या पहचान? पहचान। एक नेता जिसे आप टाइगर जयराम महतो के अलावे झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चतुर मानते हैं और पसंद करते हैं? अमित महतो। राजनीति में सबसे बड़ा झूठ क्या है? आश्वासन। आज से राजनीति छोड़नी पड़ जाए तो क्या करेंगे? शिक्षक या वकील बनेंगे। जनता को बरगलाने वाला सबसे कॉमन वादा? झूठा वादा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति।
जेएलकेएम का सबसे मजबूत हथियार क्या है? स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए लड़ाई। अगर रघुवर दास और हेमंत सोरेन आमने सामने खड़े हो जाए तो किनसे आप पहले बात करना पसंद करेंगे? रघुवर दास। 2029 में खुद को कहां देखते हैं? विधानसभा में। रामगढ़ की सबसे बड़ी समस्या एक शब्द में? प्रशासन की कमजोरी। रघुवर दास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण था। भानु प्रताप शाही पूर्व मंत्री। दमदार नेता हैं। इरफान अंसारी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री। बड़ बोले हैं। मनीष जायसवाल सांसद हजारीबाग। सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी। गंभीर शांत स्वभाव के। विधायक रामगढ़ ममता देवी। वो भी आंदोलनकारी है। अंबा प्रसाद पूर्व विधायक। वो तो अनुकंपा प्राप्त विधायक है। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के पुत्र पीयूष चौधरी। युवा है लेकिन अनुकंपा वाले हैं। शहजादा अनवर कांग्रेस नेता। शांत स्वभाव के हैं वो भी। तिवारी महतो मांडू विधायक। ये बड़बोले टाइप से हैं, अनाप शनाप बकने वाले। रोशनलाल चौधरी बड़कागांव विधायक। शांत स्वभाव और गंभीर। इन दोनों में बेहतर किनका कार्यकाल रहा? कौन पसंद आपको विधायक, अंबा प्रसाद या ममता देवी? ममता देवी। इन दोनों में बेहतर जिला अध्यक्ष कौन? कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान या झामुमो जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू? मुन्ना पासवान। रामगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल। शांत स्वभाव, मिलनसार। सांसद प्रतिनिधि धनंजय कुमार पुटुस। बड़बोले, फकैती करने वाले। चलिए, तो ये मजेदार सेगमेंट का भी यहाँ पर एंड करते हैं। और ये थे देवानंद महतो जी, झारखंड में तेजी से उभरती हुई पार्टी जेएलकेएम, और जिनके डुमरी विधानसभा के विधायक टाइगर जयराम महतो, जो नाम के मोहताज नहीं है, आज राज्य सहित पूरे देश में उनके नाम की चर्चा होती है। उनसे आज विभिन्न मुद्दों पर हमने परिचर्चा की, चर्चा की, इन पे लगे कई आरोपों के बारे में इनसे बात किया। इनके जीवनी कि छात्र से ये कैसे राजनीति तक पहुंचे, इन तमाम सफरों पर हमने एक विनीत शर्मा टॉक्स में एक अच्छा इंटरव्यू किया है। आप तमाम सेगमेंट को देखें और इसी प्रकार से हम लगातार किसी नए चेहरे को, किसी राजनीति चेहरे या कोई वैसे चेहरे जिन्होंने समाज में कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है या फिर समाज के लिए उनका कुछ महत्वपूर्ण आयाम हो, और ऐसे ही चेहरे से हम आपकी मुलाकात विनीत शर्मा टॉक्स में कराते रहेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी के लिए इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जय हिंद। जोहार जोहार, सभी को जोहार।